व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज एक और न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। न्यू टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर लेबर। लेबर की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी ये लेक्चर नंबर 1 है। ये पूरी सीरीज 1 टू ऑल कंटिन्यू में सीरीज होगी। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट। स्टूडेंट को बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। लेट्स मूव टू द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आज के लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता है। पर्सनल डिपार्टमेंट के पास एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर, डेली वेजेस हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, परमानेंट हो, सीनियर मैनेजमेंट हो, जूनियर मैनेजमेंट हो, वर्कर्स जितने भी होंगे, कंप्लीट डिटेल एचआर डिपार्टमेंट के पास होती है। और एचआर डिपार्टमेंट का एक सब्सिडरी, एक सब अकाउंट जिसको टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट और अटेंडेंस डिपार्टमेंट का रोल होता है। इस डिपार्टमेंट का फंक्शन जो होता है वो जस्ट एम्प्लॉइज, जूनियर से लेकर सीनियर तक, टॉप मैनेजमेंट से लेकर पियोन तक, वर्कर तक, सब की सिर्फ और सिर्फ इसका काम टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का जस्ट उनके अटेंडेंस मार्क करना होता है। अब एक डेटा एम्प्लॉइज का जो पूरा डिटेल डेटा, डिपार्टमेंट वाइज, सैलरी वाइज, वो सब चीजें जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास होती है, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय मास्टर फाइल। और जो रिकॉर्ड इन एम्प्लॉइज का अटेंडेंस से रिलेटेड होता है वो अटेंडेंस एंड टाइम डिटेल टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के पास डिटेल होती है। अब ये दोनों डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट डेटा जो प्रोवाइड करते हैं वो पेरोल डिपार्टमेंट को। अब पेरोल डिपार्टमेंट में क्या चीज आती है कि पेरोल डिपार्टमेंट को टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट डेटा दे देगा, मेरे हमारे पास यही एम्प्लॉइज महीने के अंदर, वीक के अंदर किस टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हुए, किस टाइम आउट हुए, कब ऑफ किया, कब वर्किंग की, जस्ट उनके पास अटेंडेंस का रिकॉर्ड होगा। पेरोल वाले डिपार्टमेंट के पास, सॉरी, पर्सनल डिपार्टमेंट के पास इस चीज का एक मास्टर फाइल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। मास्टर फाइल की कॉन्ट्रैक्ट्स की डेटा पूरी होगी, किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया था। अब पेरोल डिपार्टमेंट के पास क्या सैलरी है, मंथली, वीकली क्या सैलरी है, किस रेट पे, किस डिपार्टमेंट में, वो सब डेटा जो आती है वो एचआर डिपार्टमेंट से है। अब उस डेटा को, उन लोगों की अटेंडेंस आपके पास आएगी टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से कि कितने दिन आए। इनकी फिर पेरोल डिपार्टमेंट पेरोल शीट्स या सैलरी शीट बनाते हैं। पेरोल शीट्स कम बनने के बाद वो अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं। अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट नॉर्मली जो पे करता है डिपार्टमेंट। अब अकाउंट्स पेएबल वाले पेरोल की शीट की जो सैलरी अमाउंट है उसके बाद उसमें कुछ चीजें जैसे टैक्स, जब पे करते हैं तो पे करते वक्त कुछ चीजों की डिडक्शन करते हैं। लेट सपोज जैसे प्रोविडेंट फंड। अब वो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, मगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज से डिडक्ट करके गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर वो डिपॉजिट करते हैं। तो जो एम्प्लॉय को, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो पे करेगा, कुछ पेमेंट एम्प्लॉय को करेगा, कुछ एम्प्लॉय के बेहाफ पे स्टेटरी डिपार्टमेंट, कोई लीगल डिपार्टमेंट के पास पे करेगा। लेट्स सी, अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 25,000 रुपीज है,
और 25 वर्किंग डेज के 25,000 रुपीज उसको मिलेंगे। अगर वो महीने में 25 डेज अगर वो वर्किंग करेगा तो 25,000 रुपीज उसकी सैलरी मिलेगी। ये टर्म्स कहाँ से मिलेंगी? पर्सनल डिपार्टमेंट से। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से ये डेटा मिलेगा कि वर्कड 20 डेज। अब अगर 20 डेज उसने काम किया, देयरफॉर 25,000 कितने दिन के लिए? डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 20 किया। तो अब इस एम्प्लॉय ने क्योंकि 20 डेज काम किया तो इसकी जो सैलरी, जो पेरोल डिपार्टमेंट ने जो पेरोल इसकी पेमेंट बनाई, इस एम्प्लॉय की जो कॉस्ट बनाई है वो बनाई है 20,000 रुपीज। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर दें। लेट्स सी नेक्स्ट, स्ट्रेटरी डिडक्शंस। कुछ डिडक्शंस होती हैं सैलरी से। जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी है वो आपको 100% आपके पास कैश पे नहीं मिलती। कुछ सैलरी आपकी डॉक्यूमेंटेड है, लेट सपोज 100,000, मगर जब आपको पेमेंट मिलेगी, अज्यूम करते हैं वो आपके पास 85,000, तो उसके अंदर कुछ चीजें डिडक्ट होती हैं। क्या क्या चीजें? मेनली 4 चीजें डिडक्ट होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप के इस हिसाब से भी डिफरेंस आता है। फिर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिफरेंट डिडक्शंस होती हैं। मींस कोई एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टडी डिडक्शंस जो मेनली 4 डिडक्शन होती है। नंबर 1, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड लेबर से क्यों डिडक्ट किया जाता है? ताकि अगर वो लेबर या एम्प्लॉय, जो हमारा एम्प्लॉय जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जब रिटायरमेंट के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अगर कहीं और जाए तो उसके पास कम से कम एक हैंडसम अमाउंट होना चाहिए, ताकि वो अपनी फ्यूचर लाइफ को इजीली एंजॉय कर सके। एक डिडक्शन होती है प्रोविडेंट फंड। सेकंड होती है एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स। ये लीगल ईओबीआई का नाम आपने शायद सुना हो, ईओबीआई, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूट। ये एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसमें हर एम्प्लॉय के ईओबीआई का फंड एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होके उस गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में होता है, जिस गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में जमा होता है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये लीगल डिपार्टमेंट है, इसीलिए इसको स्टेटरी डिडक्शन कर देंगे, ये तो मैंडेटरी है। थर्ड है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब कि जब आप टैक्स जो दे रहे हैं, आप जो टैक्स आप डिडक्ट करनी है सैलरी से, आप एम्प्लॉय की सैलरी से क्यों डिडक्ट करते हैं? क्योंकि टैक्स का नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उस एम्प्लॉय की जो इनकम टैक्स का, जहां से वो इनकम का सोर्स आ रहा है, उस सोर्स पे ही टैक्स की डिडक्शन कर ले। इसके अलावा कोई और अदर डिडक्शन हो सकती हैं। लेट सपोज कुछ रिसेंटली आपने सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस डैम फंड, प्राइम मिनिस्टर फ्लड रेस्क्यू फंड, डिफरेंट शौकत खानम फंड, इस तरीके के डिफरेंट फंड्स एम्प्लॉय से डिडक्शन, अगर एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे। कोविड, रिसेंटली कोविड का फंड एक जनरेट करा था, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए डिफरेंट लोग जो डोनेशन देना चाहें वो डोनेट कर लें। इस तरीके के डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट डिडक्शन पॉसिबल्स होती हैं, जो एम्प्लॉय अपनी विश से डिडक्शन, ये जो है हो सकता है कि मैंडेटरी हो सकता है अपनी विश से कर ले, अपनी विश से कोई डोनेशन देना चाहे। ये जितनी भी ईओबीआई, टैक्स डिडक्टेड सोर्स या अदर कोई भी डिडक्शन से, इसका कोई बर्डन, एडिशनल बर्डन ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं आता। ऑर्गेनाइजेशन ने जो सैलरी थी उसी सैलरी से ये अमाउंट माइनस करने के बाद, 1 लाख रुपए सैलरी, ये सब चीजें माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो एम्प्लॉय को पे होगा। मगर एक प्रोविडेंट फंड ऐसा है जिसका बर्डन ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। इट डजंट मीन कि वो एम्प्लॉय से डिडक्ट नहीं होता, एम्प्लॉय से भी डिडक्ट होता है, मगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बर्डन होता है। कैसे? एक एम्प्लॉय का मिसाल ले लेते हैं। एक एम्प्लॉय है जिसकी मंथली सैलरी कंपनी पे कर रही है 25,000 रुपीज। कंपनी जो एम्प्लॉय के लिए सैलरी एम्प्लॉय के नाम पे दे रही है वो 25,000। अब एम्प्लॉय को ये 25,000 रुपीज टोटल नहीं मिलेंगे, इसमें से रिडक्शन होगा पीएफ इन प्रोविडेंट फंड,
अज्यूम करते हैं कि 25,000 में 10% पीएफ की डिडक्शन से, प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन हो रही है 2,500। फिलहाल में बाकी अदर डिडक्शंस को इग्नोर करके जस्ट एक सिंगल डिडक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एम्प्लॉय को कितने मिलेंगे? उसकी सैलरी तो बात थी 25,000, मगर उसको जो कैश मिल रहा है, जो वो कैश इन हैंड लेकर जा रहा है, या टेक होम सैलरी जो है वो है 22,500। मीन्स रिमेनिंग पोर्शन जो है वो 2,500 आपके प्रोविडेंट फंड में जमा हो। अब जितना प्रोविडेंट फंड, जितना अब ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन की बात जो थी वो क्या था, जितना प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय से डिडक्ट होगा उतना ही पीएफ, उतना ही प्रोविडेंट फंड आपके एम्प्लॉयर को भी पे करना है। 2,500 रुपीज एम्प्लॉय से डिडक्ट हुए, 2,500 कंपनी ने भी एडिशनल पे किया। अब ये दोनों पे करने के बाद आपके पास आप देखें पीएफ अकाउंट के अंदर 5,000 रुपीज पर मंथ इस एम्प्लॉय की सैलरी, पीएफ प्रोविडेंट फंड जो है आपके 5,000 रुपीज वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। और ये थ्रू आउट द करियर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ये आपके पास पीएफ अक्यूमुलेटेड ज्वाइंट होता जाएगा, और ज्वाइंट होने के बाद जब रिटायरमेंट होगी तो आपके पास ये अमाउंट मिलेगा। अब ये तो है एम्प्लॉय के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी को क्या चीज मिल रही है? कंपनी 25,000 पे तो कंपनी सैलरी दे रही है, मगर उसके साथ साथ 2,500 रुपीज प्रोविडेंट फंड भी दे रही है। तो जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है, एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो कंपनी के लिए 27,500 रुपीज होगी। वंस अगेन अगर आप देख लें प्रोविडेंट फंड बर्डन ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो दे रही है कंपनी को, एम्प्लॉय को, वो दे रही है 25,000, मगर उस 25,000 के साथ साथ 2,500 मैंडेटरी उस एम्प्लॉय के ब्याह पे, उस एम्प्लॉय के ब्याह पे पीएफ अकाउंट में जमा करवा रही है। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये टोटल जो वैल्यू है वो 27,500। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। Mr. Ali worked for 30 hours during the week. He is entitled to the following: basic wage rate of rupees 50 per hour, bonus 10% of basic, जो बेसिक वेजेस है 50 रुपीज पर आवर, 10% ऑफ बोनस, बेसिक सैलरी का 10% बोनस भी है, और अदर अलाउंसेस 500 रुपीज, प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ बेसिक पे, मीन्स 10% एम्प्लॉय से माइनस होगा और 10% एम्प्लॉयर पे करेगा। मगर हम एम्प्लॉय की बात, पेमेंट की बात, वो फाइनेंशियल का सेक्शन है, तो उसके आपके पास आई कार्ड में आ रहा है अकाउंट फॉर पेरोल, तो उसके अंदर डिटेल प्रोसेस लिखा हुआ है। मगर यहाँ पे हम कंपनी के ब्याह पे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी है। रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट आवरली रेट्स। फर्स्ट स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। बेसिक सैलरी 30 आवर्स 50 रुपीज पर आवर, 1,500 रुपीज पे करना है। बोनस जो है 1,500 का 10% मीन्स 1,150 रुपीज, 150 रुपीज आपको बोनस पे करना है। अदर अलाउंसेस 500 रुपीज पे करने। अब ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों तो एम्प्लॉय को दे रही है, इसके साथ साथ बेसिक सैलरी का प्रोविडेंट फंड, बेसिक प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ बेसिक पे, 10% बेसिक पे का भी पे कर रही है। तो 1,500 का 10% जब प्रोविडेंट फंड मिला तो टोटल मिला के 2,300 अमाउंट बना। फर्स्ट वीक में, इस वीक में 2,300 रुपीज आपके पास लेबर की कॉस्ट बनी। अब कंपटीशन करते हैं वाली रेट की। 2,300 जो आप पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, टोटल
कितने कवर के पे कर रहे हैं? लेबर कॉस्ट 2300, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड 30 आवर्स, अवर्ली रेट जो है वो आपके पास आया ए डिवाइड बाई बी 76,000, सॉरी 76 रुपीज पॉइंट 66, 76.666। इट मीन्स जो आप पे कर रहे थे लेबर वेजेस रेट 50 रुपीज, वो तो ग्रॉस अमाउंट है। जो टोटल आप नेट ऑफ करके जो आप अलाउंसेस वगैरह बोनस वगैरह सब दे रहे हैं और पीएफ दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो लेबर की कॉस्ट है 76.66 रुपीज पर आवर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन क्वेश्चन, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.